नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य में आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका शीर्षक है सजा और उसकी लेखिका है मनु भंडारी। ये कहानी हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर व्यंग्यात्मक रूप में लिखी गई है कि किस प्रकार से हमारी न्याय व्यवस्था में विलंब के कारण जो निर्दोष व्यक्ति है उसको और उसके परिवार को कितनी यातना भोगनी पड़ती है। तो ये कहानी पूर्ण रूप से हमारी न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य करती है। न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य। कारण क्या है कि इसमें जो निर्दोष व्यक्ति है वो एक लंबे समय तक 4 से 5 साल तक जो है अदालत की बार बार जो अदालत है उसके चक्कर लगाता रहता है, लेकिन जब उसको न्याय नहीं मिल पाती और न्याय मिलती है तो इतनी देरी से मिलती है कि तब तक उस न्याय का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। तो ये कहानी ये रेखांकित करती है कि हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो कितनी बुरी है, कितनी खराब है, जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, लेकिन फिर भी उसके साथ इतने दिनों में जो अन्याय हुआ है उस अन्याय की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति जो निर्दोष व्यक्ति है अंत में बरी हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है, लेकिन इस 5 वर्ष के काल में या समय में उसने जो सजा भुगत ली है वो किसी जेल या कैद की सजा से कम नहीं है। क्योंकि किस प्रकार से आर्थिक तंगी में अपने परिवार से दूर बच्चे कहीं रहते हैं, पत्नी कहीं रहती है, स्वयं कहाँ रहता है, परिवार के अन्य सदस्य कहाँ चले जाते हैं और किस तरीके से एक दूसरे के सामने दया की भीख उसको मांगनी पड़ती है। तो ये कहानी बताती है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसके कारण अगर किसी निर्दोष व्यक्ति पर अगर कोई आरोप लगा दिया जाता है तो उस आरोप के कारण उससे जिस यातना से गुजरना पड़ता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। तो ये कहानी बताती है कि न्याय व्यवस्था में विलंब नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय व्यवस्था इतनी सरल होनी चाहिए कि आसानी से व्यक्ति अगर दोषी है तो उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए और अगर निर्दोष है तो उसको तुरंत बरी करना चाहिए, दोष मुक्त करना चाहिए। ऐसी बात ये कहानी हम तक पहुंचाने का कार्य करती है। सजा कहानी में मनु भंडारी ने एक ही व्यक्ति की पीड़ा नहीं बल्कि अदालत से जुड़े हुए मुकदमों से जुड़ी हुई हर उस व्यक्ति की पीड़ा को बताने का प्रयास किया है, जो एक लंबे दौर से कई वर्षों तक तारीख पे तारीख उसको मिलती रहती है, लेकिन कभी उसका फैसला नहीं होता है। जब फैसला होता है तो उस फैसले का उस व्यक्ति के लिए कोई औचित्य नहीं होता है। अगर उससे दोष मुक्त भी कर दिया जाएगा तो उसको कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि कारण ये है कि जो सजा न्याय प्राप्त करने के दौरान उसने कई वर्षों तक भोगी है, उस सजा की भरपाई हमारी न्याय व्यवस्था कभी भी नहीं कर सकती है। इसीलिए मनु भंडारी ने ये एक अलग हटकर हमारी ये कह सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक रूप में ये कहानी लिखी है, जो हमें सीख देती है कि हमें हमारी न्यायिक व्यवस्था में किस प्रकार का सुधार करना चाहिए और न्यायिक व्यवस्था को कैसे बनाना चाहिए। विशेषकर इसमें होता यह है कि दोषी जो व्यक्ति है वो तो बच जाता है और निर्दोष व्यक्ति अगर अदालत के चक्कर में अगर पड़ जाता है तो उससे कितनी पीड़ाओं को भुगतना पड़ता है, कितनी यातनाओं को झेलना पड़ता है। ऐसी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था की जो विडंबना है, उस विडंबना को ये कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिसका शीर्षक है सजा और लेखिका है मनु भंडारी। असल में इस व्यक्ति को सजा नहीं मिली, दोष मुक्त हो गया, लेकिन इन 4 से 5 वर्षों में उसने जो दर दर की ठोकरें खाई वो किसी जेल या कैद की सजा से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं इस कहानी के पात्र परिचय से संबंधित। कहानी के जो पात्र हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। कहानी का कथानक भी काफ़ी बड़ा है, जिसमें इस व्यक्ति की अर्थात जो एक लड़की का नाम आया है, इसमें आशा, उसके पापा की जो पीड़ा है वो बड़े विस्तृत रूप में अपने कहानी में बताई गई है। हाँ, एक जगह इसका नाम भी आया है। इस व्यक्ति का नाम था दिनेश, जो अपनी कहानी का नायक है। और
कहानी की जो संचालिका जो एक लड़की है आशा, उसके पापा है, ये किसी कार्यालय में अधिकारी या अफसर हुआ करते थे, लेकिन इनके ऊपर किसी ने रिश्वत का या भ्रष्टाचार का झूठा मुकदमा लगा दिया और झूठा दोष, झूठा आरोप लगाने के कारण इनको इनकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा चला। मुकदमा 4 से 5 साल तक लंबा चला। इस दौर में इनका जो पूरा जो परिवार है वो बिखर चुका था। हाँ, जब ये सस्पेंड हो गए तो अदालत की तरफ से, जज की तरफ से इनके परिवार के पालन पोषण के लिए आधी तनख्वाह देने की बात कही थी, लेकिन ये व्यक्ति निर्दोष था, स्वाभिमानी था, इसलिए उसने वो आधी तनख्वाह लेना स्वीकार नहीं किया। इसने कहा कि जब तक मैं अदालत की ओर से दोष मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं वेतन के रूप में 1 रुपया भी नहीं लूँगा। अब इन 4-5 सालों में इसके पास जमा पूंजी जितनी भी थी, जो बैंक बैलेंस था, वो सारा खर्च हो गया और यहाँ तक कि इससे दूसरों के सामने अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया, जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक भिखारी की सी हालत इस व्यक्ति की हो जाती है। दूसरे पात्र की अगर हम बात करें वो है अम्मा। अब अम्मा किसकी है? ये आशा की मम्मी है। एक जगह इसका भी नाम आया है शारदा, और ये नाम लिया जाता है आशा के मामा के द्वारा, जिसका नाम है कांत। कांत एक जगह अपने बहनोई दिनेश जी का नाम लेता है और एक जगह अपनी बहन शारदा के बारे में भी नाम आता है। और कहीं आशा ने कहीं भी इनके लिए पुकारा है तो अम्मा और पापा जो शब्द है वही प्रचलित हुआ है। फिर अगला पात्र इसमें आशा जो अपने कहानी या कथा की संचालिका के रूप में दिखाई गई है कि ये जो बालिका, ये जो लड़की बच्ची है, ये पूरी कहानी को आदि से लेकर अंत तक की संपूर्ण रूप से स्वयं अपने मुख से कहती हुई दिखाई दे रही है। बाकी पात्र इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके परिवार के बारे में क्या सहायता करते हैं, किस तरीके से इनका सहयोग कर रहे हैं, ये सारी बातें अपने को बताने वाली इस कहानी में जो लड़की है उसका नाम है आशा। फिर है मुन्नू। मुन्नू आशा का छोटा भाई, अर्थात ये दोनों बच्चे दिनेश और शारदा के बच्चे हैं। फिर इसमें बाबा शब्द आया है, ये आशा के दादाजी है जो गांव में रहते हैं, लेकिन जब उनके बेटे पर झूठा आरोप लगाया जाता है, झूठा रिश्वत या भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो उसकी सहायता करने के लिए बार बार ये शहर आते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन से शहर से संबंधित बात है, ये है अलीगढ़ की बात है। ये जो कहानी है कौन से शहर के लोगों से जुड़ी हुई है, अलीगढ़ के रहने वाले हैं आशा के पापा। फिर बात आती है दादी की, तो दादी ये आशा की दादी है। फिर कांत, ये कांत जिस व्यक्ति का नाम आया है ये आशा के मामा जी है। फिर उमेश आशा के चाचा जी है और लीला ये आशा की चाची है। अब इनके बारे में बताते हैं कि ये अम्मा अर्थात आशा की जो चाची है, वो आशा की जो मम्मी है, ये दिन रात बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहने के कारण बीमार पड़ जाती है और बीमार होने के बाद में इस आशा की मम्मी को, शारदा को, इसके मामा जी कांत मामा जी जो है अपने घर ले जाते हैं और वही इसकी दवा और इसके पथ्य की व्यवस्था करते हैं। मुन्नू और आशा और मुन्नू दोनों को बेघर होना पड़ता है। माता पिता के जीवित रहते हुए भी इनको अनाथ होना पड़ता है और दूसरों की दया के लिए इनको भीख मांगनी पड़ती है। दूसरों की दया पर ये जीवित रहने लगते हैं। दोनों चले जाते हैं उमेश और लीला अर्थात अपने चाचा जी और चाची जी के घर। क्यों? क्योंकि इनके पापा के पास से इनका खर्चा चलाने के पैसे नहीं थे, इसलिए दोनों चाचा और चाची के घर चले जाते। वहीं इन दोनों की हम ये कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से पढ़ाई होती है। पढ़ाई नहीं बल्कि आशा अपने चाचा जी का जो जितने भी घर का जो काम है ये स्वयं संभाल लेती है। फिर इसमें 2 बच्चों के और नाम आए हैं, टिल्लू और पंपी। ये दोनों आशा के जो चाचा जी है उनके बच्चे हैं, जिनकी देखभाल आशा उनके घर जाने के बाद में करती है। यहाँ तक कि उनके घर का छोटा से लेकर बड़ा तक जितना भी जो काम था वो स्वयं आशा करने लगती है।
तो हालात ऐसे बन जाते हैं इस कहानी में कि इस व्यक्ति का अर्थात आशा के पापा का जो परिवार है वो बिल्कुल बिखर जाता है। उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है, अपने भाई के पास चली जाती है, बच्चे उससे दूर हो जाते हैं, चाचा चाची के पास चले जाते हैं, और खुद ये व्यक्ति जिसके पास अपना आलीशान मकान था वो मकान उसने गिरवी रख दिया। इसके पास जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई, इसकी पत्नी के जो गहने थे वो सारे बिक गए, यहाँ तक कि घर के जो बर्तन थे वो भी बिक चुके थे, और स्वयं एक गंदी बस्ती में एक टूटा फूटा सा कमरा लेकर इसने अपना जीवन कैसे बिताया था। ये 4 से 5 साल की जो घटना है, 4 से 5 साल का जो समय है, ये समय इस परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटने के समान रहा है। और इसी कारण से ये कहानी न्यायिक व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक रूप में तो है ही, इस परिवार की एक दुख भरी कहानी है कि किस तरीके से एक छोटी सी किसी की गलती की वजह से इनके परिवार को कितनी बड़ी पीड़ा या यातना भुगतनी पड़ी। और पूरी कहानी जो संचालित की जाती है वो इस लड़की आशा के द्वारा की जाती है, और कहानी के नायक के रूप में हम आशा के पापा को इसमें देख सकते हैं। तो कहानी के प्रारंभ में आशा कहती है कि पापा का कार्ड आया था, अर्थात उसका पोस्ट कार्ड आया था, तो उसमें लिखा था, किसने लिखा था? उसमें लिखा था उसके चाचा जी ने, कि फैसले की जो तारीख है वो 16 तारीख पड़ी है। अब इस मुकदमे से संबंधित 2 व्यक्ति जुड़े हुए रहे थे, एक तो कांत मामा और एक उसके चाचा उमेश। तो मुकदमे में इससे जितने भी जो खर्चा हुआ था वकीलों का, पैरवी का, जितना भी जो भागदौड़ करनी थी वो सारी इस कांत मामा ने पूरी भागदौड़ की थी। जितने भी जो पैसे लगे थे वो सारे पैसे आशा के मामा जी ने ही लगाए थे मुकदमे में। तो पापा का कार्ड आया था, तो पूरे 1 वर्ष बाद में किसके पास? उमेश चाचा के पास। 1 साल बाद में, मतलब ये व्यक्ति इतना कुंठित हो गया था, इतना दुखी हो गया था कि अपने मन ही मन में ये दुखी रहता, अपना दुख किसी से भी उजागर नहीं करता था। और फैसले की तारीख पड़ी है कितनी? 16 अप्रैल, कि इस बार फैसला जरूर हो जाएगा, और अगर समय मिल जाए, ये उस पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ था कि अगर समय मिल जाए तो तारीख के 2 दिन पहले चले आना। किससे कहा? अपने भाई उमेश से। किसने? दिनेश ने, अर्थात आशा के पापा ने। और दूसरा जो बच्चे हैं हो सके तो उन्हें भी अपने साथ लेकर आ जाना। अब ये आशा सोच रही है कि उसके पापा जो उससे कितना प्रेम करते थे, इस घटना से बिल्कुल टूट चुके हैं। इस घटना ने उनको इतना दुखी कर दिया है कि वो अपने बच्चों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते थे, आज उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी की कोई परवाह नहीं। अर्थात वो इतने ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि अपने मन के जो विचार है वो बच्चों तक प्रकट भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आशा सोचती है कि शायद इस बार भी फैसला होगा या पहले की जैसे ही। क्यों? क्योंकि इस लंबे दौर में हमारा परिवार क्या से क्या हो गया है। क्योंकि पिछली बार भी फैसला होने वाला था, लेकिन जज ने 2 साल की सजा सुना दी थी। और ये पिछली घटना याद कर रही है आशा, तो उस समय मेरे पापा को 25 दिन जेल में रहना पड़ा था। बाद में इसके जो मामा जी है, कांत मामा जी, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी, और जब उनकी अपील मंजूर हो गई तो इन्हें जमानत मिल गई, और मुकदमा जो है वो हाई कोर्ट में फिर से शुरू हो गया। अब अपील होने में आशा ये समझती थी कि अपील क्या होती है, ये लड़की यही जानती थी कि अपील होने का मतलब शायद उसके पापा छूट गए हैं। लेकिन अपील होना छूटना नहीं है, बल्कि अपील होना तो उस केस को नए सिरे से फिर से चालू करना था। और ये उस लड़की को पता नहीं था कि जैसे कई सालों तक मुकदमा पहले चलता रहा है, ठीक वैसे ही मुकदमा और आगे खिंचता चला जाएगा। और लंबे समय तक ये खिंचता चला गया। तो ये आशा सुख रही है
कि किस प्रकार से मेरे पापा पर झूठा मुकदमा लगाया गया और हम सभी लोग बड़े खुशी के साथ उस समय रहते थे। पापा को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड के दौरान उनको जो आधा वेतन मिलने वाला था वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो घर वालों ने भी काफ़ी समझाया, लेकिन इन्होंने एक बात नहीं मानी। इन्होंने कहा कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता, इस मुकदमे से बरी नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने वेतन का 1 रुपया भी नहीं लूँगा। लेकिन इस दौरान इनके पास जितनी भी जो जमा पूंजी थी वो सारी खर्च हो चुकी थी। आशा कह रही है कि मम्मी कुछ कहती नहीं है, लेकिन अपने मन ही मन में कितनी दुखी रहती है। वो बिल्कुल दुबली पतली हो गई है, हर दिन उसके बुखार आता रहता है और यहाँ तक कि वो अपने दुख को दबाकर कैसे कोई शिकायत किसी से नहीं करती है। और जो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती था, ये मुन्नू अर्थात आशा का छोटा भाई, इसने शरारत बिल्कुल ही छोड़ दी। ये नन्हा सा बच्चा इतना समझदार कैसे हो गया, ये सोचकर, ये जानकर आशा को बड़ा आश्चर्य होता है। अब पापा का पूरा पैसा जब खर्च हो गया तो बाबा ने अर्थात उसके दादाजी ने, जो नौकरी से रिटायर हो चुके थे, इस बुढ़ापे में किसी के यहाँ हिसाब किताब करने का काम करना शुरू कर दिया, जिससे उनको 50 रुपये मिलते थे और उसमें से 25 रुपये उन्होंने अपने बेटे दिनेश के लिए भेजना स्वीकार किया। और 50 रुपये खर्चा के लिए आशा के जो चाचा है, उमेश चाचा, वो पापा के पास भेजेंगे, लेकिन शायद ये 50 रुपये वो चाची से छिपकर ही भेज रहे हैं, क्योंकि उनकी जो चाची लीला है, ये कभी भी नहीं चाहती है कि उनका पैसा उनके भाई और भाई के बच्चों के लिए खर्च किया जाए। ये इस परिवार को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो इस प्रकार से अब हमें मतलब इस परिवार को कि 75 रुपये में पूरा खर्चा चलाना पड़ेगा। कहाँ हम बड़े ठाट बाट से रहते थे और कहाँ कम पैसों में हमें सब कुछ करना पड़ेगा। ये बात ये लड़की आशा हमें बता रही है। जब 25 दिन की उनको सज़ा हुई थी और मैं 2 दिन तक विद्यालय नहीं गई, 2 दिन बाद में जब स्कूल गई तो मेरे साथ की जो लड़कियां हैं वो मुझे चिढ़ाने लगी कि इसके पापा को सज़ा हो गई और ये कितने अमीर लोग हैं लेकिन फिर भी रिश्वत लेते हैं, कितना बुरा काम करते हैं। तभी आशा जी बड़े ठाट बाट से रहती है। इस प्रकार के व्यंग्य इसकी जो सहपाठी जो लड़कियां थी वो करती है। आशा मन ही मन में बहुत दुखी होती है, सोचती है कि हमने अर्थात मेरे पापा ने रिश्वत का 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन हमारे ऊपर, मेरे पापा के ऊपर इस प्रकार के आरोप क्यों लगाए जाते हैं। ऐसी बातें ये जो लड़की आशा है वो सोच रही है, अपने मन में सोच रही है, अपनी सहेलियों से कह रही है। क्योंकि उसने अपनी मम्मी से कभी सुना था कि बेटा अभी हमारे ग्रह नक्षत्र बुरे चल रहे हैं। अब ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं ये बच्ची नहीं जानती है, लेकिन अपनी मम्मी से सुनी हुई बात वो अपनी सहेलियों से कहती है कि अभी हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, इसीलिए तुम इस प्रकार की बातें बना रही हो और इसीलिए मेरे पापा पर झूठा आरोप लगा है। जब हमारे ग्रह ठीक होंगे तब मेरे पापा बिल्कुल छूट जाएंगे उस मुकदमे से, फिर से उनको नौकरी मिल जाएगी और हम पहले की जैसे रहने लग जाएंगे। ऐसी बातें ये नन्ही सी जो बच्ची है ऐसी बोल रही है जिससे बहुत अधिक समझदार हो गई हो। और आशा खुद स्वीकार करती है कि मैं कब बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं। मैं छोटी थी लेकिन अपने विचारों से इतनी बड़ी हो गई कि बहुत सारी बातें जो पहले मैं सोचती भी नहीं थी, ऐसी बातें कहाँ से मेरे दिमाग में आने लगी। ये बातें जो आशा है ये कह रही है कि ये सब ग्रह का फेर है, जिससे हम राजा से रंक बन गए और जब ग्रह बुरे आते हैं, ये लड़की कह रही है, तो जो राजा है उसके ऊपर भी कई प्रकार के आरोप लग जाते हैं, वो भी भिखारी बन जाता है। इस लड़की ने अपनी कहानी में 2 उदाहरण भी दिए हैं कि श्री रामचंद्र जी के जब ग्रह बुरे आए थे तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था।
ठीक उसी प्रकार से महाभारत काल में जब पांडवों के ग्रह नक्षत्र बुरे चले थे तो उन्हें वनवास और अज्ञातवास की यातना से गुजरना पड़ा था। ठीक वैसे ही हमारे परिवार के भी अर्थात उसके पापा के भी ग्रह नक्षत्र बुरे चल रहे हैं। यही कारण है कि आज उन्हें इस प्रकार से दूसरों के सामने हाथ फैलाने की, दूसरों के सामने दया की दृष्टि रखने की जरूरत पड़ रही है। जब हमारी स्थिति सुधरेगी तो अपने आप ही हमारे जो बुरे दिन है वो टल जाएंगे और हम पहले की जैसे बड़े ठाट बाट से रहने लगेंगे। इस प्रकार की जो ये बातें हैं आशा सोच रही है। अब इस कहानी के कथानक के आगे की जो बात है वो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे।